देखिए, अगर हम भारत के संविधान की अनुसूचियों की बात करें तो पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। देखिए, अगर कोई भी भारत के संविधान को स्टडी करे तो सबसे पहली अनुसूची में उसको भारत के बारे में पता चले कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसीलिए भारत के संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर भारत में कोई भी नया राज्य गठित किया जाता है या दो राज्यों को मर्ज किया जाता है तो संविधान की कौन सी अनुसूची को चेंज किया जाएगा। तो याद रखिएगा, संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव होगा अगर भारत में कोई भी नया राज्य जुड़ता है या नया केंद्र शासित प्रदेश बनता है। इसके अलावा देखिए, भारत की दूसरी अनुसूची में भारत के जो उच्च संवैधानिक पद हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। आप यहाँ पर भत्तों को छोड़ दीजिए, केवल वेतन को याद रखिए। तो भारत के जितने भी उच्च संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे जितने भी उच्च संवैधानिक पद हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। और इसके बाद जो तीसरी अनुसूची है उसमें इन सभी उच्च संवैधानिक पदों की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है कि भारत में कौन सा उच्च संवैधानिक पद का व्यक्ति भारत के किस व्यक्ति के सामने अपनी शपथ लेगा। तो इस प्रकार शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही हो तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, भारत की पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले आपको बता दिया गया कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं। क्लियर। अब उनमें व्यक्तियों को अपॉइंट करना है तो सबसे पहले आप किसी भी व्यक्ति को जब अपॉइंट करोगे तो उससे वेतन की बात करोगे। तो दूसरी अनुसूची में वेतन का उल्लेख देखने को मिलता है। और जब सभी व्यक्ति अपने वेतन को लेकर श्योर हो जाएंगे तो फिर अपने पद को ग्रहण कर लेंगे और पद को ग्रहण करने के लिए उन्हें अपने पद की शपथ लेनी पड़ेगी। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख देखने को मिलता है। अब जब शपथ ले लेंगे तो उनको बैठने के लिए एक सीट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर चौथी अनुसूची में आ जाती है सीट। अब यहाँ पर सीट से आप समझ जाओगे कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर चार अनुसूची आपको बहुत ही आसानी से याद हो गई होगी। देखिए, इसके पहले भी हमने अनुसूचियों पर एक वीडियो बनाया था और वहाँ पर पोएम फॉर्म में बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक से आपको इन सभी अनुसूचियों के बारे में बताया था। अगर आप उस पोएम को भी याद कर लेंगे तो आपको पूरी 12 अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक भी दी गई है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे अनुसूचियों से आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके। तो पहले आपने राज्यों का भारत में गठन कर दिया। अब इन राज्यों को चलाने के लिए जब आपको व्यक्ति की जरूरत लगी तो आपने उनसे वेतन की बात कर ली और जब उनका वेतन डन हो गया तो आपने उनको उनके पद की शपथ दिलवा दी। जब उन्होंने शपथ ले ली तो फिर शपथ लेने के बाद वो अपनी सीट पर बैठे, मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। आगे देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची में भारत के जो राज्य हैं उनके अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है। क्लियर। तो देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति मतलब एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, दोनों के ही क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो भारत के संविधान की छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 भारतीय राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। और वो 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आप एटीएम के स्क्वायर को याद रखेंगे। अब देखिए, एटीएम के स्क्वायर को आप याद रखेंगे तो ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और एम से हो जाएगा मेघालय और स्क्वायर है इसीलिए मिजोरम। क्लियर। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मणिपुर भी तो हो सकता था। अब अगर इस शॉर्ट ट्रिक को याद करके जाएंगे तो हो सकता है हम मणिपुर को लगा दें, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो ऑप्शन में मणिपुर जरूर दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो। तो देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। आप एम स्क्वायर से मे को याद रखिए। मे और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मी। तो मे और मी, इन दोनों ही शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखें। तो मे से हो जाएगा मेघालय और मी से हो जाएगा मिजोरम। तो मणिपुर उस ऑप्शन में फिर कभी भी नहीं आएगा और आप हमेशा ये क्वेश्चन सही करके आओगे। क्लियर। तो छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। इसके अलावा देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची के विषय वो जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य इस पर कानून नहीं बना सकता। राज्य सूची के विषय वो जिस पर राज्य कानून बनाता है, केंद्र उस पर कानून नहीं बना सकता। और समवर्ती सूची के विषय वो विषय जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ओके। तो इस प्रकार संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, क्या होता है, यूपीपीसीएस की एग्जाम में इनके अंतर्गत दिए गए विषयों के बारे याद नहीं कर सकते, इसीलिए जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आप ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इससे रिलेटेड तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं शामिल थी, क्योंकि भाषा के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया था, इसीलिए संविधान में 14 भाषाएं शामिल हैं। लेकिन देखिए, वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान में शामिल हैं और वो किस अनुसूची में दी गई है? तो याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में दी गई है। तो देखिए, ये जो 8 अनुसूची थी वो मूल संविधान में शामिल थी, वो मूल संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन देखिए, वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। अब बाकी की 4 कब कब जोड़ी गई हैं हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, और 1951 में पहले ही संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया था। जमींदारी उन्मूलन के लिए राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था और यह पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। इसके बाद देखिए, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के तहत 1981 में किया गया था।
तो इसके तहत दल बदल के लिए एक कानून बना दिया गया। देखिए 1983 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब 1985 में राजीव गांधी की सरकार आई तो बहुत राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी और बहुत सारे जो पार्टी के लोग थे वो अपने अपने दल छोड़कर दूसरे दलों में जाने का सोच रहे थे। इसीलिए 52वां संविधान संशोधन 1982 में किया गया और दल बदल के खिलाफ एक कानून बनाया। दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है पर कुछ शर्तों के साथ। ओके, तो ये थी 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई थी। इसे याद रखिएगा, ये वेरी आईएमपी है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछी जाती है कि दल बदल विरोधी अनुसूची कौन सी अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची। इसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची लाई गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जिसके तहत भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को शामिल कर दिया गया और इसे 29 विषय घोषित कर दिए गए जिसपे पंचायत कानून बना सकती है या पंचायत अपने निर्णय खुद ले सकती है। तो याद रखिएगा इसे भी कि पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषय शामिल है, तो 29। देखिए इसके जस्ट बाद 12वीं अनुसूची लाई गई थी 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत और इस अनुसूची में नगर पालिकाओं को शामिल कर दिया गया और इसे 18 विषय घोषित कर दिए गए जिसपे नगर पालिकाएं अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं। ओके, तो इस प्रकार वर्तमान में संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। आई होप आपको सभी अनुसूचियां समझ में आ गई होगी। देखिए